आपकी रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार हमने अवाम के सामने रखे हैं। दिसंबर 2016 में अपने क़याम से लेकर अब तक 25,340 केसेस रिपोर्ट हुए। 3 सालों में इन अदाद-ओ-शुमार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान में अमली तौर पर हमने देखा है कि ख़वातीन को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। घरेलू तशद्दुद के मामलात वो आए रोज़ सामने आते हैं। जो इस वक्त डिजिटल मामला है, जो वो भी उनकी जो वहाँ हरासमेंट है, वहाँ जो ब्लैकमेलिंग है, वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है इन वाक़यात की जिस तरीके से आपने इसको देखा है? बिल्कुल शाहज़ेब, ये जो डिजिटल मामलात हैं हरासमेंट के या ब्लैकमेलिंग के, वो अलग मसला नहीं है जो हम फिज़िकल जो अब्यूज़ या हरासमेंट या औरतों के साथ तशद्दुद के वाक़यात देखते हैं। ये डिजिटल जो है ये तसलसल है उस ऑफलाइन का। लेकिन डिजिटल का पहलू जो एक ख़तरनाक है वो ये है कि इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, और वो चीप है। पहले तो अगर आप पुराने दौर में देखें जब डिजिटल ज़राए नहीं थे, तो अगर कोई किसी के बारे में बात फैलाई जाती थी उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए, तो वो अफवाह जो थी वो कुछ देर के बाद दम तोड़ जाती थी। लेकिन अब ये एक ऐसा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सूरत में आ गया है कि ये खबर फैलती से आगे से मतलब फैलती ही चली जाती है, और उसको कंट्रोल करने के इतने ज़्यादा इतना ज़्यादा इंतज़ाम मौजूद नहीं है। और मुझे ये बताइएगा कि आमतौर पर जो लोगों के साथ वाक़यात होते हैं पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा मसला है कि ख़वातीन रिपोर्ट नहीं करती। जो इतने सारे वाक़यात आते हैं उसमें भी ये होता है कि तो रिपोर्टेड केसेस हैं, इसके अलावा पता नहीं उन पर कितना तशद्दुद होता है जो वो बर्दाश्त करती हैं। आपकी अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि तकरीबन 83% ख़वातीन ने जो केसेस थे वो सेल्फ रिपोर्टेड थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से वो बड़ी परेशान नज़र आती थी। यहाँ पर भी हालांकि वो बर्दाश्त कर रही होती हैं, उन्हें कोई हरास कर रहा होता है, वो इस बात से डरती हैं शिकायत करने के बावजूद भी आपकी हेल्पलाइन पे कि फैमिली को ना पता चल जाए, उनका नाम बाहर ना आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें जो मेजॉरिटी कॉल्स जो हैं ख़वातीन की जो आती हैं, और शाहज़ेब ऑल्सो समटाइम्स यंग लड़कों की भी, उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है वो यही होता है कि हमारी जो बात है वो किसी और के साथ ना की जाए, मेरी फैमिली को तो नहीं पता लगेगा, मैंने अभी लॉ इन्फोर्समेंट के पास नहीं जाना। और वो आपको बताती है बहुत क्लियरली कि किस तरीके से एक तरफ तो वो हरासा हो रही है और ब्लैकमेल हो रही है, और दूसरी तरफ जो एक्चुअली प्रोटेक्शन देने वाला एक इंस्टीट्यूशन है जो कि फैमिली है, वो उसके पास जाने से भी डर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है। इसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट के पास जब हम लोग इनको इनकरेज करते हैं कि आप उधर जाएं और बात करें, तो उनका सबसे पहले ये होता है कि आप हमारी बात जो है उसको एड्रेस कर लें, आप हमें कोई हल बता दें। हम लॉ इन्फोर्समेंट के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले हमारी फैमिली को बताएंगे, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और शाजिब, इसका खतरा ये होता है कि एक तो वो खतरा उस ब्लैकमेलर से उसको आ रहा है कि वो अपनी बातें मनवाने के लिए उसको ब्लैकमेल कर रहा है उन तस्वीर के ऊपर, और बहुत से जो मवाद अगर उसके पास है, और बहुत डीप फेक मवाद भी। दूसरी तरफ फैमिली के पास वो नहीं जा पा रही, या उनसे वो प्रोटेक्शन नहीं ले पा रहे, तो उसका मतलब ये है कि आपका कोई ट्रस्ट ही नहीं है। आपको सबसे पहले, आपको दूसरा खतरा फैमिली से है कि या तो ये सबसे पहले मेरे ऊपर पाबंदी लगाएंगे, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या मेरी जल्दी शादी कर देंगे। और वर्स्ट केसेस में शाज़े बहुत लड़कियों को मार भी दिया जाता है, वही सो कॉल्ड गैरत के नाम पे और ख़ानदान की रेपुटेशन के नाम पे। और मुझे ये बताइएगा कि कुछ केसेस हमें कुछ शिकायत मौसूल हुई कि वो NCCIA जो बनाया इस पर्पज़ के लिए गया था कि जब कुछ ख़वातीन वहाँ अपने साबिक शौहर के ख़िलाफ़ अगर वो कुछ तस्वीर या वीडियोस का इस्तेमाल करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें अपलोड करने की धमकी दे रहा था, या किसी और के ख़िलाफ़ जब वो शिकायत लेकर गई ब्लैकमेलिंग की, तो उन्हें वो ताउन मिला नहीं। उल्टा उन्हें इस बात पर कहा गया आप सुलह कर लें, या फिर ये कहा गया कि उन पर जैसे ट्रस्ट ना हो। तो उन्हें एक तो पहले ही वो साइबर बुलिंग फेस कर रही थी, हरासमेंट फेस कर रही थी, इदारे में भी उन्हें इसी किस्म का माहौल मिला। आपका एक्सपीरियंस क्या है? अगर ख़वातीन वहाँ जाएँ तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है, कहा तो बहुत जाता है कि जी बड़ा आप ऑनलाइन करें, आपके साथ बड़ा भरपूर ताउन किया जाएगा, ये इन्वायरमेंट है? अ, अ, ये बड़ी मिक्स सी सूरत हाल है। और शाहज़ेब, ये डिपेंड करता है कि उस वक्त उस इदारे में कौन ऑफिसर मौजूद है। और मसला यही है कि जब आपके कवायद ज़वाबित प्रॉपर नहीं होंगे और इदारे के ऊपर अगर कोई एहतसाब नहीं होगा, तो हर कोई अपनी मर्जी से उस चीज़ को चलाने की कोशिश करेगा। एक टेंडेंसी हमने ये भी देखी है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा थी, अब भी है, ख़त्म नहीं हुई। वो ये है कि इस तरह के जो मामलात आते हैं ख़ास तौर पे
साबका बीवियां या एक हमारे पास केस आया था जिसमें बीवी सिर्फ रूठ के गई थी, और दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर, आप सोचें कि दोनों इतने एजुकेटेड, और वो जो खाविंद है वो उसको उसकी इंटीमेट तस्वीर पे, जो कि एक मियाँ बीवी के ताल्लुक में तस्वीर उस बीवी ने शेयर की, वो उस पे ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं ये पूरे अस्पताल को भेज दूंगा, तुम्हारे कुलीग्स को भी और मेरे कुलीग्स को भी, और उस पे वो मजबूर कर रहा था कि मेरे पास वापस आ जाओ। हमने ये एक देखा है ये टेंडेंसी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट में, कि वो भी ये कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह के ताल्लुकात हैं तो सुलह कर लें, ट्रायल में ना आ जाए, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है, और जिससे वो फिर बेचारी औरत मजबूर हो जाती है कि अच्छा मैं अगर सुलह नहीं करती तो फिर मुझे ये फेस करना पड़ेगा। तो वो इनकरेजमेंट जो है वो हमारे इदारों से भी नहीं मिलती, और फिर वही किया जाता है कि नहीं नहीं मियाँ बीवी हैं आप, तो आप इस मामले को रफा दफा करें। और इस मामले को संजीदा लिया जाए, इसके लिए मुझे बताएगा कि आपने जब इतना आप लोगों ने डेटा एनालाइज किया है, बहुत रेशो है इस बात का कि जो डिजिटल वर्ल्ड में धमकी है वो फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रही हो, ख़वातीन को नुकसान पहुंच रहा हो, इसलिए इससे पहले कि उन्हें फिजिकली उन्हें हर्ट किया जाए इदारे मुतहर्रिक हों और नोटिस लें, ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा, और यही कह कह के हम लोग ऑनेस्टली पिछले 10 साल से शाहजेब थक गए हैं, ये बता बता के हमारे पॉलिसी मेकर्स को भी और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को भी, कि जो जब पहले औरत आपके पास आती है तो वो ही सिग्नल है उसके शदीद ख़तरे का, चाहे वो स्टॉकिंग की बात करिए, चाहे वो कंट्रोलिंग की बात करिए, चाहे उनके डिवाइसेस को कोई कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल इन द सेंस कि अगर घर में मॉनिटरिंग की जा रही है या इवन बाहर भी, तो वो उसको खतरे की घंटी समझें, और खतरे की घंटी समझें कि या तो ऑलरेडी ऑफलाइन तशद्दुद हो रहा है और अब ये ऑनलाइन आ गया है, या ये ऑनलाइन से शुरू होकर अब ये ऑफलाइन लाजमी जाएगा। शाहजेब बहुत से केसेस में हमारे पास इस तरह की भी कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें बच्चियां रेप केसेस में खामोश रहती हैं, क्योंकि उनकी रेप के दौरान वीडियोस बना ली जाती हैं और वो रिपोर्ट नहीं कर पाती। तो एक तो उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई, उसके बाद फिर जो ये डिजिटल पहलू है वो उसको चुप रहने पे मजबूर करता है, तो वो ना किसी से बात कर सकती है, ना वो लॉ इन्फोर्समेंट के पास जा सकती है। तो ये इस वजह से हम बार बार इनको कहते हैं कि प्लीज खतरे की घंटी समझा करें। जब कोई औरत आपके पास आके कहती है कि मुझे हरासमेंट ऑनलाइन हो रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उतनी ही खतरनाक बात है जितनी फिजिकल अब्यूज की या फिजिकल हार्म की हम लोग बात करते हैं। और कितने इक्विप्ड हैं इदारे, अगर कोई खातून जाती है शिकायत लेकर, इक्विप्ड हैं कि अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा मवाद है जो ऑनलाइन डाल दिया गया हो उसको हटवाने के लिए या फिर उसको ट्रेस करने के लिए कि कौन है जो उसको धमकी दे रहा है, अगर कोई करीबी ताल्लुक था, साबिक शौहर था, पासवर्ड उसके पास हैं, दीगर मामला, इस बात की फौरी तौर पर तहकीक करने के लिए टेक्नोलॉजिकली हैं, इक्विप्ड हैं? पहले बिल्कुल इस कमी थी बहुत ज़्यादा। अभी हमें बताया जाता है कि फॉरेंसिकली जो है वो हम इक्विप करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी है। आप देखिए तादाद इतनी ज़्यादा इन कंप्लेंट्स की हो गई है, लेकिन आप वही देखें, एक बहुत बुनियाद, आप फॉरेंसिक को छोड़ दें शाहजेब, आप सिर्फ ये देखें कि कितने दफातर मौजूद हैं। ये जो साइबर हरासमेंट या जो डिजिटल वायलेंस का जो इशू है, ये हमारा फेडरल इशू है। जब एक औरत जाती है डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत करने या वो प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने जाती है मैजिस्ट्रेट के पास, तो वो अगर ये कहती है कि मुझे ऑनलाइन धमकियां दे रहा है ये बंदा, या मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, या मेरे फोन को मॉनिटर कर रहा है, तो वो जाएगा फेडरल उसके पास, एनसीसीआई के पास। तो दोनों इदारे जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब वो औरत क्या करती है कि मैं इसके पास जाके फॉलो अप करूं या फिर मैं फिजिकल जो अब्यूज है उसको जाके फॉलो करूं। ये तो बहुत बुनियादी एक गैप है ना। तो पहले तो ये तय करना चाहिए कि जब औरतों के ये मसाइल होते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, तो आपके इदारे किस तरीके से एक दूसरे के साथ काम करते हैं या बात करते हैं, या औरतों के पास कितनी ऑप्शंस हैं। अगर सिर्फ आपके 18-19 मिसाल के तौर पे आपके साइबर क्राइम ऑफिसेज हैं पूरे मुल्क में, तो फिर हमारी जंग वाली औरत कहाँ जाए? क्या वो फैसलाबाद आए?
सरगोधा वाली औरत कहाँ जाए? केपी में जो औरतें घरों से निकल भी नहीं सकती कबीलों में, वो कहाँ पे जाएं? तो आप उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि आप आए इन पर्सन और ये कंप्लेंट फाइल करें, लेकिन उसके साथ बार बार औरतों को ये भी कहा जाता है, बल्कि जो भी विक्टिम्स और सर्वाइवर्स हैं, कि ऑनलाइन कंप्लेन करें। शाहजेब, ऑनलाइन कंप्लेन करने के बाद भी उनको जाना पड़ता है ऑफलाइन, ताकि उनकी कंप्लेन पे अमल दरामद हो सके। तो इतने सालों में आपने कैसे इन गैप्स को एड्रेस किया है? और यही वजह है कि औरतें चुप हो जाती हैं, वो कहती हैं मैं कैसे जाऊं, मैं तो थाने नहीं अपने इलाके के जा सकती, तो मैं इतने दूसरे शहर कैसे जाऊं? बहुत औरतों ने हिम्मत करके अ, मुल्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो, क्योंकि उनकी फैमिलीज उनके साथ थी शाहजेब। एक 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 केस में खामिन जो था, वो अपनी बीवी को बार बार लेकर आता था, और आपको पता है हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग किससे हो रही थी? देवर से। और वो लेकर आता था और उसने वो केस फॉलो अप किया। लेकिन इतना थका देने वाला हमारा जस्टिस सिस्टम है कि कुछ महीनों के बाद उसने भी कहा कि मेरी बस हो गई है, मेरे पास नहीं है इतने रिसोर्सेज कि मैं दूसरे शहर से बार बार आऊं और ये सारी चीजें करूं। तो ये बहुत से ऐसे गैप्स हैं शाहजेब, जो हम बार बार ये रिपोर्ट में तो पूरे अपने लिखे अपने हुए हैं, तजर्बे की और हम बुनियाद पर फिर आप पॉलिसी क्या में भी लिखे रिकमेंड हैं। करेंगी कि कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हों जो कि ख़वातीन के इन शिकायत को एड्रेस करें, फिर जो कोर्ट का मामला है उस हवाले से भी कानून साजी हो, जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होती हैं कि इन मामलात को एड्रेस किया जाए, उनकी अगर आइडेंटिटी वो नहीं रिवील करना चाहती हैं उसकी भी प्रोटेक्शन, ये क्या क्या होना चाहिए? बिल्कुल शाहजेब, आपने बिल्कुल ये सही बात की है कि अलग यूनिट हों, चाहे वो आपने यूनिट एनसीसीआईए में बनाने हैं, चाहे वो आपने पुलिस के उसमें बनाने हैं, लेकिन उधर बनाएं जहां पे औरतों की रसाई हो, सिर्फ कम जगहों पे ना बनाएं। और दूसरी बात ये कि जब भी कोई औरत आती है टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड अब्यूज की कंप्लेन लेकर, तो वो ये सारी चीजें हों कि अगर वो कहती है कि मेरे माँ बाप को, वालदेन को ना बताएं, तो आपका निज़ाम मौजूद होना चाहिए कि हाँ उधर से भी खतरा है, तो हमने इस कंप्लेन को कैसे निपटाना है। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि मेल फैमिली मेंबर को या बाप को या भाई को, किसी मेल फैमिली मेंबर को आना चाहिए और वो फॉलो करे। कुछ मामलात में एनसीसीआईए जो है वो सिर्फ औरत की कंप्लेन को भी आगे लेकर के चलता है, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि स्ट्रक्चरल ये निज़ाम नहीं है। तो एक तो ये होना चाहिए, दूसरा ये कि हमारी पीका में अमेंडमेंट्स की बहुत ज़रूरत है शाहजेब। डीप फेक जो फोटोज हैं, एआई के इस्तेमाल से ये इतना ज्यादा हो गया है कि हम खुद परेशान हैं हेल्पलाइन पे कि हम कैसे एड्रेस करें। हमें हम बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये असल तस्वीर है या ये नकल तस्वीर है, ये असल वीडियो है या नकल। तो आप फोरेंसिक्स में अपनी इस तरीके से लेकर आएं और क्रिमिनलाइज करें, एआई जेनरेटेड कंटेंट को क्रिमिनलाइज करें पीका में। और दूसरी ये कि पीका में जो मोरालिटी और डिग्निटी वाला जो पूरा एक फ्रेमवर्क है औरतों के हवाले से, उसको कंसेंट पे लेकर आए। जो चीज उसकी रजामंदी के बगैर होती है और उस चीज में उसके लिए खतरा है, वो जुर्म है, बजाय ये कि ये मॉडेस्टी और मोरालिटी और इस चीज को। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो पीका में दुरुस्त होने वाली हैं, और ये हाई टाइम है हमारे पॉलिसी मेकर्स का। बार बार बात करते हैं, बार बार मीटिंग्स करते हैं, टीवी पे आके बात करते हैं, लेकिन आपने एक्चुअली क्या किया? आपने एक्चुअली क्या रिसोर्सेज दिए एनसीसीआईए को? उनको अकाउंटेबल कैसे ठहराया है? पीका में अकाउंटेबिलिटी है एफआईए की, क्यों नहीं हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी उनको बुला के पूछती कि आपने क्या किया है? सिर्फ केसेस के नंबर बता देने से तो मामला हल नहीं होता। आपने हल कैसे किए हैं वो केसेस?